अगर आप 2026 या 27 में कनाडा आने का प्लान बना रहे हो, ये वीडियो पहले देख लो, क्योंकि कनाडा आना मुश्किल नहीं है। आजकल कनाडा में टिकना बहुत मुश्किल है, और अगर आप बिना प्लानिंग के आ रहे हो तो कनाडा आपका ख्वाब भी बन सकता है और सबसे महंगी मिस्टेक भी। आज सोशल मीडिया पर कनाडा की दो तस्वीरें हैं। एक तरफ खूबसूरत घर, बर्फ, खूबसूरत गाड़ियां, शॉपिंग मॉल्स, डॉलर की सैलरी और हैप्पी हैप्पी फैमिली। दूसरी तरफ बेसमेंट में शेयर्ड रूम, हाई रेंट, जॉब के लिए हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशंस, क्रेडिट कार्ड डेट और महीने के एंड पर अकाउंट में कुछ नहीं होना। ये दोनों कनाडा की हकीकत है आजकल। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि आप कनाडा में किस पोजीशन से एंटर करते हो, और यही बात एजेंट्स और सोशल मीडिया अक्सर एक्सप्लेन नहीं करते। आप डिग्री लेकर आ रहे हो, कनाडा आपको जॉब गारंटी नहीं करेगा। आपके पास बैक होम का एक्सपीरियंस है, यहां पर आकर आपको कैनेडियन एक्सपीरियंस हासिल करना पड़ेगा। आप पाकिस्तान, इंडिया, यूएई या किसी और कंट्री में सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे भाई, तो कनाडा में शायद आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़े। लेकिन अगर आप माल लेकर आ रहे हैं, आपके पास पैसा है, तो यहां पर आते ही आप बहुत जल्दी सेट हो सकते हैं। ये बात मेरी याद रखिएगा। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट एटलीस्ट $200,000-300,000 आपको बहुत इजीली यहां पर बिजनेस भी मिल जाएगा। आप गाड़ी भी ले सकते हैं, अपनी लाइफ को स्टार्ट कर सकते हैं फ्रॉम लेट्स से 100 किलोमीटर एन आवर की स्पीड से। जो लोग आ रहे हैं खाली हाथ, उनको ये सब स्ट्रगल करनी पड़ेगी। बस अपने दिमाग में आप एक चीज क्लियर कर लो, कनाडा में अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, इसका ये मतलब नहीं है कि फौरन ही इनकम शुरू हो जाएगी। आप हाईली एजुकेटेड हो सकते हो और फिर भी शुरू में सर्वाइवल जॉब आपको करनी पड़ेगी। ये हर कोई करता है। मैं कनाडा आके जॉब कर लूंगा, ये बहुत सारे लोग मुझे भी बोलते हैं मैसेजेस में। ये सेंटेंस बहुत सिंपल लगता है बोलने में दोस्तों, लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा क्वेश्चन है कौन सी जॉब, कितनी सैलरी, कितने आवर्स और कब से। अगर आपका प्लान है कनाडा जाकर कोई भी जॉब कर लूंगा, तो सबसे पहले बैठ जाओ कैलकुलेटर लेकर और कैलकुलेट करो कोई भी जॉब। क्या मतलब भाई इसका? आपकी मंथली लाइफ एक्चुअली चल सकती है या नहीं, यह सोचना जरूरी है। क्योंकि मिनिमम वेज या एंट्री लेवल इनकम सुनने में ठीक लग सकती है। मिनिमम वेज राइट नाउ ऑन्टेरियो में है $17.60 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, लेकिन ग्रोस इनकम और टेक होम इनकम अलग होती है। यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो, सीख लो। इसमें टैक्स होता है जो कटता है पे स्टब से, जो पे मिलती है आपको रेंट देना होगा, फूड बाय करना होगा, ट्रांसपोर्टेशन होती है, फोन है, इंटरनेट है। इन चीजों के बगैर तो हमारी बेसिक नेसेसिटीज पूरी नहीं होंगी ना। इंश्योरेंस गाड़ी का, फिर कभी कभी आपने कपड़े खरीदने हैं। और सबसे खतरनाक जो बात है ना दोस्तों, वो है अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस। खुदा ना खास्ता आपकी जॉब चली गई, किसी बच्चे की एक्स्ट्रा एक्सपेंस आ गई, या फिर आपका रेंट इंक्रीज हो गया, अचानक आपका बजट हिल जाता है भाई। अगर आप कनाडा आ रहे हैं ना, सबसे पहले अपना रेंट कैलकुलेट करो, स्पेशली अगर आप GTA, वैंकूवर या किसी एक्सपेंसिव सिटी में आ रहे हो। आपको अपार्टमेंट की प्राइस देखकर यह नहीं सोचना मैं अफोर्ड कर लूंगा। आपको पूछना है रेंट देने के बाद मेरे पास कितना बचेगा। अगर एक फैमिली का रेंट ही इनकम का बहुत बड़ा पोर्शन खा रहा है, तो बाकी लाइफ कैसे चलेगी। और याद रखो, रेंट सिर्फ रेंट नहीं होता, यूटिलिटीज हो सकती हैं जिसमें इंटरनेट होता है, फोन होता है आपका, टेनेंट इंश्योरेंस, पार्किंग, लॉन्ड्री, मूविंग कॉस्ट, सिक्योरिटी डिपॉजिट या अपफ्रंट कॉस्ट। और अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो स्पेस भी चाहिए। इसीलिए कनाडा का बजट बनाते वक्त सिर्फ अपार्टमेंट की प्राइस देखकर डिसीजन मत लेना, टोटल मंथली कॉस्ट को देख लो प्लीज। और यहां पर ना दोस्तों, मैं एक थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बात है वो जरूर आप लोगों को बताना चाहूंगा। कनाडा का मतलब टोरंटो नहीं है, टोरंटो कनाडा नहीं है भाई। हर कोई मुझसे भी पूछता है आप कहां रहते हैं, मैं टोरंटो बोलता हूं, सबको लगता है कनाडा में एक ही शहर है। और अगर आपका कैनेडियन प्लान सिर्फ टोरंटो डाउनटाउन के आसपास सरवाइव करने का है, तो दोबारा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपको जॉब डाउनटाउन में मिल सकती है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं कि आपको डाउनटाउन ही रहना पड़े।
कभी कभी चीपर एरिया में रहकर कम्यूट करना फाइनेंशियली ज्यादा सेंसिबल हो सकता है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जॉब के करीब रहना ही बेटर होता है। देखो दोस्तों, पॉइंट ये है, पहले सिटी चूज करके जॉब मत ढूंढो, अपनी सिचुएशन को देखो, जॉब मार्केट देखो, रेंट देखो, ट्रांसपोर्टेशन देखो, फैमिली नीड्स को देखो, फिर डिसीजन लो। बहुत लोगों का ख्वाब होता है दोस्तों, पीआर मिल जाएगी फिर घर ले लेंगे। ख्वाब बिल्कुल ठीक है, लेकिन 2026-27 में हाउस बाइंग को कैजुअल डिसीजन समझना डेंजरस है। घर की प्राइस के साथ मॉर्गेज क्वालिफिकेशन, डाउन पेमेंट, क्लोजिंग कॉस्ट, प्रॉपर्टी टैक्स, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस और इंटरेस्ट सब कैलकुलेट करना होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, बैंक ये नहीं देखता कि आपका ख्वाब क्या है, बैंक देखता है आपकी इनकम क्या है, आप पर कर्जा कितना है, क्रेडिट हिस्ट्री क्या है, डाउन पेमेंट कितनी है, मंथली ऑब्लिगेशंस कितनी है। इसीलिए कनाडा आते ही घर लेने का प्रेशर मत लेना, बिल्कुल भी मत लेना। अपने इमरजेंसी फंड बहुत जरूरी है, आपका क्रेडिट हिस्ट्री को ठीक रखिए, कोशिश कीजिए कि आप इसको ठीक रखें, फिर होम ओनरशिप के बारे में सोचिएगा। कनाडा में रेंट करना बिल्कुल भी फेलियर नहीं है भाई, लोग पूरी पूरी जिंदगी यहां पर रेंट पर रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कभी कभी रेंट करना फाइनेंशियली स्मार्टर डिसीजन होता है। अगर आप टोरंटो या किसी मेजर कैनेडियन सिटी में हो और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है तो कार के बगैर कुछ सिचुएशंस में काम चल सकता है, लेकिन सबर्ब्स, स्मॉलर सिटीज या सर्टेन जॉब्स में कार ऑलमोस्ट नेसेसरी हो सकती है। और कार का मतलब पहले ही बता चुका हूं कि मंथली पेमेंट नहीं है, कार का मतलब उसकी पेमेंट होती है, फिर इंश्योरेंस है, फ्यूल है, मेंटेनेंस है, काफी महंगी है मेंटेनेंस यहाँ पर, सीजनल टायर्स वगैरह है, फिर कभी कोई रिपेयर आ गया वो एक इशू है, रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है आपको शुरू में। अगर आप कहीं अपार्टमेंट में रह रहे हैं और वह पार्किंग अवेलेबल नहीं है तो पार्किंग के भी आपको पैसे देने पड़ते हैं। आप $500 की कार की पेमेंट देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअल मंथली कॉस्ट उससे बहुत ज्यादा हो सकती है। स्पेशली जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ता हूं कि प्लीज नई गाड़ी लेने की कोई जरूरत नहीं है। और न्यू कमर्स के लिए इंश्योरेंस पर्टिकुलरली पेनफुल हो सकती है डिपेंडिंग ऑन ड्राइविंग हिस्ट्री, लोकेशन एंड अदर फैक्टर्स। इसीलिए कनाडा आने से पहले यह मत पूछना कार कितने की है, बल्कि यह पूछो कार मुझे हर महीने टोटल कितने की पड़ेगी। अब एक बहुत सेंसिटिव पॉइंट है, अगर आप मैरिड हो और बच्चे हैं तो कनाडा का डिसीजन सिर्फ आपका पर्सनल डिसीजन नहीं है। आपकी वाइफ, आपके बच्चे, उनकी स्कूलिंग, अगर छोटे हैं तो चाइल्ड केयर, फिर घर, हाउसिंग यहां पर देखना, ट्रांसपोर्टेशन इतनी बड़ी चाहिए होगी जिसमें सब लोग आराम से बैठ जाएं, फूड, हेल्थ केयर नीड्स, सब कुछ बजट में आता है। अगर दोनों पेरेंट्स को काम करना है और छोटा बच्चा है तो चाइल्ड केयर की कॉस्ट को इग्नोर नहीं कर सकते दोस्त। कभी कभी सेकंड इनकम का बड़ा पोर्शन चाइल्ड केयर और ट्रांसपोर्टेशन में चला जाता है। इसीलिए वाइफ भी जॉब कर लेगी को सिंपल कैलकुलेशन मत समझो। पहले देखो जॉब की इनकम माइनस चाइल्ड केयर माइनस ट्रांसपोर्टेशन माइनस टैक्सेस एक्चुअली में कितना बचेगा, यही फाइनेंशियल प्लानिंग है। अब सबसे जो डेंजरस मिथ है वो भी सुन लो, बस पीआर मिल जाए फिर लाइफ सेट है। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक मिथ है, इसको आप अपने दिमाग से निकालिए। पीआर एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है, लेकिन पीआर आपके बिल्स पे नहीं करती भाई। पीआर आपको ऑटोमेटिक हाई पेइंग जॉब नहीं देती, एटलीस्ट कनाडा में तो आपको नहीं मिलेगी। कोई हाउस आपको फ्री में नहीं मिलेगा पीआर के बाद, लोनलीनेस खत्म नहीं होगी पीआर के बाद, इन्फ्लेशन भी खत्म नहीं होगी। पीआर जो है ना वो सिर्फ आपकी इमिग्रेशन सिचुएशन को डिफरेंट लेवल पर ले जा सकता है, लाइफ फिर भी आपको खुद बिल्ड करनी होती है। और एक और इंपॉर्टेंट बात भी सुन लो, कनाडा में इमिग्रेशन रूल्स चेंज हो सकते हैं, जो पाथवे आज अवेलेबल है जरूरी नहीं कल भी सेम हो। इसीलिए किसी एजेंट की गारंटी पर अपनी लाइफ सेविंग इन्वेस्ट मत करो, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन चेक करो। आईआरसीसी की वेबसाइट है, वहां पर जाकर आप चेक कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी चेक करो, बैकअप प्लान रखो भाई। ये जो अब बात करने वाला हूं ये मेनली स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप स्टूडेंट हो, कनाडा को सिर्फ इमिग्रेशन शॉर्टकट समझकर मत आओ, प्लीज रुक जाओ और सोचो। कोर्स चूज करना सिर्फ इसलिए नहीं होना चाहिए कि इस कोर्स के बाद पीआर मिल जाएगी। पीआर पाथवे पॉलिसीज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और लेबर मार्केट प्रायोरिटीज के साथ चेंज हो सकती हैं। और आजकल वैसे भी स्टूडेंट जो इंडिया से आए हुए हैं वो बहुत बहुत ट्रबल में है, प्रॉब्लम है। कैलगरी में भी प्रोटेस्ट
बेस्ट चल रहा है, अभी तक चल रहा है। आपको एजुकेशन के लिए पैसा लगाना है, लिविंग एक्सपेंस देने हैं, पॉसिबल वर्क लिमिटेशन को समझना है। इलीगल कुछ भी करोगे वैसे ही आपको इशू हो सकता है, और ग्रेजुएशन के बाद एम्प्लॉयमेंट रियलिटी भी समझनी है। लेकिन अगर आप में से कोई भी लीगली स्टे नहीं कर रहा कनाडा में, तो उसको वापस भी जाना है। प्लीज ये माइंड में रखिए अपने। और अगर आपका इंटायर फाइनेंशियल प्लान सिर्फ इस अजम्पशन पर बेस्ड है कि पीआर तो हो ही जाएगी, तो आप प्लान नहीं बना रहे, आप गैम्बल कर रहे हो भाई। कनाडा में न्यू कमर्स को जो सबसे बड़ा शौक लगता है ना, वो कभी कभी जॉब नहीं होती है, अपनी आइडेंटिटी दोबारा बिल्ड करना होती है। आप अपनी कंट्री में मैनेजर थे, यहां शायद एंट्री लेवल पोजीशन से स्टार्ट करो, शायद आप बिजनेस ओनर थे बैक होम में, यहां पर आकर आपको शायद पहली दफा जॉब करनी पड़े। आपके पास स्टेटस था यार, और यहां पर आपको कोई जानता ही नहीं है, और ये प्रोसेस ईगो को हर्ट करता है। लेकिन जो इंसान ये एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं टेम्परेरी सेटबैक को परमानेंट फेलियर नहीं समझूंगा, वही स्लोली स्लोली ग्रो करता है। अब वो पार्ट जो फाइनेंशियल कैलकुलेशन में नहीं आता, वो है जी लोनलीनेस का। आप अपनी फैमिली से हजारों किलोमीटर दूर हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड दूसरी कंट्री में हैं, पेरेंट्स ओल्ड हो रहे हैं, शादी, बर्थडे, फैमिली गैदरिंग, आप वीडियो कॉल पर होते हो, और जब कॉल खत्म होती है घर फिर खामोश होता है। कनाडा में लोग फ्रेंडली हो सकते हैं, लेकिन डीप रिलेशनशिप बिल्ड करने में टाइम लगता है। आपको खुद एफर्ट करनी पड़ती है, कम्युनिटी बनानी पड़ती है, नए फ्रेंड्स बनाने पड़ेंगे भाई। और कभी कभी वीकेंड पर जब दूसरे अपनी फैमिलीज के साथ बिजी होते हैं, न्यू कमर्स अकेले अपार्टमेंट में बैठे होते हैं। ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। देखिए, विंटर हर कोई करता है, जो यहाँ पर रहते हैं उनसे अगर आप पूछें कि विंटर या समर, तो भाई समर। विंटर को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। स्नो के इंस्टाग्राम पिक्चर्स बहुत खूबसूरत लगती हैं। जब आपको सुबह जल्दी उठकर स्नो क्लियर करनी होगी, एक व्लॉग बनाऊंगा पूरे दिन का अपना, जब स्नो पड़ेगी तो कार स्टार्ट करनी हो, कोल्ड में वर्क पर जाना हो, और कई महीनों तक सनलाइट की कमी हो, अगर आप वार्म क्लाइमेट से आ रहे हो तो एडजस्टमेंट में टाइम लग सकता है भाई। कनाडा सिर्फ ज्योग्राफी चेंज नहीं है, लाइफस्टाइल चेंज है। तो क्या काशिफ भाई कनाडा आना ही नहीं चाहिए जब इतने सारे मसले हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। मैं ये वीडियो कनाडा के अगेंस्ट नहीं बना रहा, मैं ब्लाइंड इमिग्रेशन के अगेंस्ट हूं। कनाडा में अपॉर्चुनिटीज है, गुड एजुकेशन है, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस है, हेल्थ केयर फ्री है, बच्चों की स्कूलिंग फ्री है, सेफ्टी और स्टेबिलिटी के एडवांटेजेस हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ बिल्कुल पॉसिबल है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी हैं, आप कोई फ्रेंचाइज भी ले सकते हैं इन फ्यूचर, अपना काम भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें, और बहुत से इमिग्रेंट्स यहां सक्सेसफुल हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सक्सेसफुल स्टोरीज का एक कॉमन फैक्टर होता है, उन्होंने रियलिटी को एक्सेप्ट किया, उन्होंने ओवरनाइट सक्सेस एक्सेप्ट नहीं की, एक बजट बनाया, अपनी स्किल्स को इंप्रूव किया, नेटवर्किंग करी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक बैकअप प्लान बनाया। 2026-27 में कनाडा आने से पहले ये 7 सवाल अपने आप से पूछ लेना। नंबर 1, मेरे पास कितनी सेविंग्स हैं, मैं कितने टाइम तक सरवाइव कर सकता हूं, सिर्फ टिकट और फर्स्ट मंथ रेंट के लिए नहीं। नंबर 2, अगर मुझे एक्सपेक्टेड जॉब लेट मिली तो मैं कितने महीने सरवाइव कर सकता हूं। नंबर 3, मेरी एक्चुअल प्रोफेशन में कैनेडियन जॉब मार्केट कैसी है। नंबर 4, मैं किस सिटी में जा रहा हूं और क्यों। नंबर 5, मेरा टोटल मंथली बजट क्या है, रेंट प्लस फूड प्लस ट्रांसपोर्टेशन प्लस फोन प्लस इंश्योरेंस प्लस एवरीथिंग। नंबर 6, मेरा बैकअप प्लान क्या है, और मैं उबर की बात नहीं कर रहा। और नंबर 7, अगर पीआर का प्लान चेंज हो गया तो क्या मैं फिर भी कनाडा में अपनी लाइफ जस्टिफाई कर सकता हूं। अगर इन क्वेश्चंस का आंसर नहीं है तो वीजा मिल जाना भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा। 2026-27 में कनाडा आने का प्लान बना रहे हो तो सिर्फ ये मत देखो कि कनाडा में कितनी सैलरी मिलती है, डॉलर के रेट क्या है, ये मत देखो दोस्तों, ये देखो कि सैलरी में से कितना बचता है। आई होप कि मेरी बातें आप लोगों को समझ आई हों। अगर समझ आई हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कौन सी वीडियोस किस टॉपिक पर आप लोग देखना चाहते हैं कमेंट में बताइएगा। जिस भी वीडियो के कमेंट सबसे ज्यादा होंगे उसी पे अब नेक्स्ट वीडियो बनेगी। अपना बहुत ख्याल रखें। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, व्हाट्सएप पे हमारा चैनल है, फेसबुक पे इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 10,000 सब्सक्राइबर्स पास हो गए हैं, जो आपके भाई के लिए एक बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।